कि हाँ भाई मेरे को काम करने जाना है, और वो एक एम्प्लॉयर के पास काम, सर वो 10 साल भी काम कर सकता है। जो भी पेपर वर्क होता है Right. वो सर 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। Nice. प्रॉब्लम आती है अपन को अपॉइंटमेंट में। ये चीज क्लाइंट को समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज अपने हाथ में नहीं है। Right. अगर ये चीज अपने हाथ में, सर आधा इंडिया बाहर बैठा होता। इंग्लिश आप अगर नॉर्मल अगर आप बोल पा रहे हो, वेल देन दैट्स इनफ। बट उससे ज्यादा आप फोकस करो कि उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, वर्क वीजा वर्सेस परमानेंट रेजिडेंसी, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है इन चीज़ों में। स्कॉलरशिप्स के सीट्स लिमिटेड होते हैं, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, सो दैट इज 100% स्कॉलरशिप। वो सबको नहीं मिलती है, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। प्लानिंग टू सेटल अब्रॉड, ये क्वेरी बहुत आ रही है ना आपके दिमाग में। सो एज रिक्वेस्टेड बाय यू गाइस, अगेन सेकेंड एपिसोड ऑफ स्काइलाइन स्कॉलर पॉडकास्ट में वी हैव हिमांशु, हु इज द डायरेक्टर ऑफ क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने लाखों लोगों की हेल्प करी है इन सेटलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, इमिग्रेशन, वर्क वीजा एंड परमानेंट रेजिडेंसी। सारे क्वेश्चंस आज आंसर होंगे। वेलकम टू द शो हिमांशु। Thank you, Tarunji, for inviting me in the show and giving me this opportunity. ग्रेट ग्रेट, सो वी आर ग्लैड आप यहाँ पे आए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। सर स्टडीज तो करा दी, उसके बाद क्या, परमानेंट रेजिडेंसी का क्या, इमिग्रेशन का क्या। सो सारे क्वेश्चंस आज आंसर होंगे। पूरा पॉडकास्ट स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इमिग्रेशन से रिलेटेड आपका आंसर नहीं किया गया हो। सो हिमांशु, अभी करंटली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इमिग्रेशन के अंदर? सर अगर करंटली ट्रेंड की बात करें तो अभी जो कंट्रीज है लास्ट आफ्टर द कोविड, सारी कंट्रीज बिजी हो रखी है टू फुलफिल देयर लेबर शॉर्टेज। यस, इन फील्ड्स ऑफ आईटी सेक्टर आप देख लो, इंजीनियरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, एंड एट द सेम टाइम if you talk about the skilled labor, राइट, like electrician, कारपेंटर, वेल्डर, सर अभी चारों तरफ लेबर शॉर्टेज है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो सर सारी कंट्रीज अभी बिजी है मोर ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए। बट एट द सेम टाइम उन लोगों ने क्या किया, स्क्रूटिनिटी बहुत बढ़ा दी। इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा हार्ड कर दी है। ठीक है, अब हर कोई बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, वो ही बंदा कंट्री के अंदर जा सकता है। राइट, बट कंट्रीज लाइक यूके और यूएसए वो बहुत ज्यादा हार्ड हो रखी है। रिसेंटली आपने न्यूज पढ़ी थी। यस, ठीक है, और एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन्होंने काफी पाथवेज ओपन कर दिए फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एंड वर्क वीजा। वो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जो कभी इट्स वेरी हार्ड टू गेट वर्क वीजा फ्रॉम दैट कंट्री। आज वो कंट्री भी सपोर्ट कर रही है कि दे नीड मोर माइग्रेंट्स, राइट, लाइक एजुकेटेड माइग्रेंट्स वी कैन से। और साथ ही साथ उन्होंने काफी रीजनल एरियाज भी अपने ओपन कर दिए जहाँ पे वो नंबर्स, लाइक दे आर इंक्रीजिंग द नंबर्स यस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल एरिया, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट राइट, से। राइट, तो सर काफी कुछ चल रहा है इमिग्रेशन के अंदर करंटली। और इस टाइम पे सर अगर आप देख रहे हो लास्ट 2 साल के अंदर इतने रूल्स चेंज हुए शायद मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। मैं इस इंडस्ट्री से 6-7 साल से हूँ ऑलमोस्ट। बट सर लास्ट 2 साल में मैंने हर महीने रूल्स चेंज, इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होते हुए देखी, शायद भरोसा ही नहीं होता। राइट, यू नेवर नो। जब मैं कोई एप्लीकेशन लगाता हूँ मैं क्लाइंट को पहले बोल देता हूँ कि अगले महीने क्या होने वाला है वो मेरे को भी नहीं पता। ट्रू, सो अभी आप अगर जो बात कर रहे हो वो आज की बात करते हैं, आप कल की बात कर रहे हो तो शायद मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है। राइट, क्योंकि जब उठते हैं हर दिन नई न्यूज सुनने को मिलती things keep on changing, so that's या the best part about immigration. सर। बट राइट नाउ इट्स वेरी फास्ट। जो थिंग्स चेंज हो रही है बहुत लाइक ओवरनाइट चेंज हो रही है। सो इसको देखते हुए सर ये लगता है शायद कंट्रीज भी फिगर आउट कर रही है कि व्हाट इज राइट फॉर देम और व्हाट इज नॉट। So Right, that's why they are keep changing the policies which fits best for their, like for their betterment. right. अभी जैसे यूरोप बहुत बूम पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क वीजा, सो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है यूरोप में वर्क करने के, राइट, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल करनी होती है। मैं बात कर रहा हूँ अनस्किल्ड वर्क की। राइट सर, यूरोप यूरोप काफी ट्रेंड पे चल रहा है सर। यूरोप पहले भी ट्रेंड पे था, बट सर फर्क इतना था कि पहले सर सिर्फ लोग कनाडा यूएस भाग रहे थे। राइट, राइट, अब जब कनाडा ने रास्ते बंद कर दिए, यूएस ने रास्ते बंद कर दिए, इसलिए यूरोप अभी हाईलाइट हो रहा है। ऐसी बात नहीं लोग पहले नहीं जाते थे, काफी लोग जाते थे। बट हाँ, अब जो कनाडा की जो जो पॉपुलेशन थी वो अब डाइवर्ट हो रही है यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते यूरोप के अंदर, क्या ये सही है?
सर ये बिल्कुल सही नहीं है अगर अपन बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट दी सिनेरियो। सर यूरोपियन कंट्रीज का एक एक रूल होता है, अगर आप वहाँ जाते हो, अगर आप 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे आप काम कर रहे हो, रह रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो फॉर दी राइट परमानेंट रेजिडेंसी। अगर अपन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सर डेफिनेटली यू नीड एटलीस्ट मिनिमम ऑफ योर बैचलर्स चाहिए आपको। आपको सेम फील्ड ऑफ लाइक अगर आपको उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। बट सर मेनली जो अनस्किल्ड जो अपन जो जरूरत पड़ती है यूरोप के अंदर जॉब्स की, वो सर ज्यादातर आती है फैक्ट्री वेयर हाउस जॉब्स आती है, राइट एग्रीकल्चर लैंड्स पे जॉब आती है, राइट कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब आती है। राइट तो सर इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। राइट तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे लोगों के लिए जो अप्लाई, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो रिलायंस मॉल्स में काम कर रहे हैं या कोई ज़ारा स्टोर्स पे बंदे काम कर रहे हैं या फूड डिलीवरी कर रहे हैं, वो ट्राई कर सकते हैं यूरोप में जाके, क्योंकि सर जो पे रेट्स है वो काफ़ी हाई है राइट और जो सेविंग है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर अगर अपन ही करें इंडिया से। सो सर एनी डे यूरोप इज गुड कंपेरेटिवली टू इंडिया। राइट और वहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की कि बंदा जा नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा अपन को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। राइट अगर आज आप यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हो एज ए वर्कर, तो सर क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं। आज आप रिलायंस में काम कर रहे हो एज ए कस्टमर सर्विस, तो सर वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है आपको, सेल्स, नॉर्मल सेल्स, आपको एक यस प्रोडक्ट बेचना है, राइट। तो सर वो बंदा इजीली अप्लाई कर सकता है यूरोपियन वर्क वीजा के लिए, ठीक है। राइट पे रेट्स काफ़ी अच्छी है, ठीक है। प्लस कंपनी सपोर्ट करती है उनको अकोमोडेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। प्लस लॉन्ग टर्म गोल्स वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बंदा सेम एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है तो सर वो एम्प्लॉयर कभी वहाँ छोड़ता ही नहीं बंदे को, ओके क्योंकि आज वो इतनी मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, उसको बुलाने के लिए। तो सर अपने ही शायद अपने लोग होते हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, अगर बंदा अगर अगर अपन पर्टिकुलर पर्सन की बात करें और अगर वो डिसाइड करके जाए बाहर कि हाँ भाई मेरे को काम करने जाना है, और वो एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करे, सर वो 10 साल भी काम कर सकता है, क्योंकि सर वहाँ की जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी मेंटेलिटी क्लियर होती है बिल्कुल। उनको जो लोग चाहिए होते हैं सर लॉन्ग टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन के लोग चाहिए होते हैं कि हाँ भाई अपने साथ आए काम करें। और उसमें वो काफी सपोर्ट करते हैं, उनकी सैलरीज अच्छी देते हैं, अकोमोडेशन में सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करते हैं, राइट फूड में सपोर्ट करते हैं, नाइस प्लस दे हेल्प देम विद देयर फ्लाइट टिकट्स एज वेल। तो आई थिंक सर यूरोप इज अ गुड अपॉर्चुनिटी पीपल लाइक फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स राइट कंपैरेटिवली टू स्किल्स। यस सो यस। सो कितना ड्यूरेशन लग जाता है, सपोज आज मैं आपके पास आता हूँ, लाइक आई एम अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द पर्सन रीचेस टू यूरोप, तो ये कितने महीने का प्रोसेस है टोटल? सर देखो प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो सर ये 4 से 6 महीने का प्रोसेस है। ओके 6 इज बट मैक्स 6 इज मैक्स, मे बी इट विल समटाइम्स टेक मोर। राइट आपको मैं रियलिस्टिक बताता हूँ, पहली चीज अपन बात करते हैं सर, यूरोप के डॉक्यूमेंटेशन में कभी टाइम नहीं लगता। राइट अगर आज आपने जॉब अप्लाई करी, आज एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब अप्लाई करता है, तो सर उसको जो जॉब ऑफर लेटर, जो बाकी जो कंडीशंस होती है, जो भी पेपर वर्क होता है, राइट वो सर 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। नाइस प्रॉब्लम आती है अपन को अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट्स अपन को टाइम पे नहीं मिलती। ओके इस चक्कर के वीएफएस अंदर के जो, अपॉइंटमेंट्स की बात कर यस रहे हैं आई आप, एम टॉकिंग ऑलराइट अबाउट द वीएफएस अपॉइंटमेंट, राइट राइट वो अपन को टाइम पे नहीं मिलती, इस चक्कर में पूरा प्रोसेस लेट हो जाता है। राइट तो जो मेन जो कंपनी की तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है और जो क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है सर, वो 2 ढाई महीने 3 महीने मैक्स में कंप्लीट हो जाता है। जो ओके बाकी के 3 4 महीने लग जाते हैं वो अपॉइंटमेंट की वजह से डिले हो जाता है प्रोसेस। ओके तो सर कुछ कंट्रीज होती है कभी कभार जिनकी अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है, तो 3 3 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो और सर समटाइम्स वी फेस प्रॉब्लम्स लाइक फॉर 6 मंथ्स, सेवन ओके मंथ्स एंड एट द सेम टाइम सर ये चीज क्लाइंट को समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज अपने हाथ में नहीं है। राइट अगर ये चीज अपने हाथ में सर आधा इंडिया बाहर बैठा होता, राइट अगर ये चीजें एक एजेंट के हाथ में होती तो आधा इंडिया बाहर बैठा होता, ठीक है। तो ये क्लाइंट को समझनी जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इमिग्रेशन की साइड से हमें फेस करनी पड़ती है, उनको ही नहीं, ये एक एजेंट को भी फेस करनी पड़ती है। राइट सो इनको आइल्स, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आइल्स देना मैंडेटरी होता है क्या अनस्किल्ड लेबर के सर लिए? अनस्किल्ड लेबर में आइल्स मैंडेटरी नहीं होता बिल्कुल नहीं भी, होता है, ओके ठीक है। बट इंग्लिश आए ये सबसे अच्छी चीज है। राइट अगर आपके अच्छे मार्क्स है 12th में और ग्रेजुएशन में, वो आपको हेल्प करता है वहाँ पे, राइट ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर अपन यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो सर इफ यू टॉक अबाउट द शेनिगन, लाइक इन यूरोप, इन शेनिगन एरिया देयर आर राइट 29 कंट्रीज। राइट तो सर क्लाइंट जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, मोर देन इंग्लिश, इंग्लिश आप अगर नॉर्मल अगर आप बोल पा रहे हो, वेल देन दैट्स इनफ। राइट बट उससे ज्यादा आप फोकस करो कि उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है?
क्या है, आप वो सीखो 3-4 महीने। जो Right. प्रोसेस आपका इधर से चल रहा है, आप पास इनफ टाइम होता है 4 से 6 महीने उस लैंग्वेज को सीखने के एटलीस्ट लिए। बेसिक्स तो उसके बेसिक्स क्लियर आना हो जरूरी जाते है, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको लैंग्वेज आती है ना, उतनी प्रायोरिटी आपको उस कंट्री में मिलने वाली हैं। राइट। ठीक है। फिर एट द सेम टाइम आप वहां पे सेटल होते हो, जब कल को आप पीआर अप्लाई करते हो, यू नीड टू नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एज वेल, मोर देन इंग्लिश आई कैन से। राइट। ठीक है, तो वो लैंग्वेज पे आप ज्यादा फोकस करो। मैं क्लाइंट को ये चीज बोलता हूँ, अगर आप हाय हेलो बोल पा रहे हो, इंग्लिश में अच्छी बात कर रहे हो, डेट्स फाइन, ठीक है। बट कल को जो लैंग्वेज बैरियर आता है ना, वो पर्टिकुलर कंट्री का आता है इंग्लिश से ज्यादा। राइट। इंग्लिश तो आप उसी से बात कर पाओगे जिसको जिसको आती है, आती है। बट वहां की जो लैंग्वेज, फॉर लेट्स से जर्मन, आप जर्मनी जा रहे हो बट आपको जर्मन आती हो, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है। राइट। ये समझ लो लाइक, जहाँ 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे आप 2 में आ रहे हो कि हाँ भाई आपको आपको पहले प्रायोरिटी मिल रही है वहाँ पे। राइट। तो सर लैंग्वेज बैरियर जो है ना, यूरोप में एक ही प्रॉब्लम आती है, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। और क्लाइंट अगर ये चीज टाइम पे समझ जाता है, जब अपना प्रोसेस चालू करवा रहा है और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देता है, तो सर उसकी हमसे ज्यादा लाइक, हम तो एक उसको रास्ता दिखाते हैं, राइट। ठीक है। उसके लिए आई थिंक 10 अपॉर्चुनिटीज और वेट कर रही है वहाँ पे, राइट। ठीक है। तो सर ये चीज है, अगर अपन यूरोप की बात करें तो हाँ, अनस्किल्ड में काफी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्किल्ड बंदा है वही पैसा कमा सकता है, राइट। और अनस्किल्ड में ज्यादा पैसा है कंपैरेटिवली टू स्किल्ड। ट्रू। ट्रू। सो अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मिशन स्टार्ट किया है स्किल इंडिया करके, हाँ जी। सो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सर्टिफाइड लोग हैं जो स्किल इंडिया से सर्टिफाई हो रहे हैं, तो उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती हैं? सर इजीली उनको वीजा मिल जाता है, राइट। आई कैन से। ओके। क्योंकि सर जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आ जाता है, Right. आज आप एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट लाइक स्किल इंडिया जो सर्टिफिकेशन, Yeah. जो आप जो सर्टिफिकेशन कर रहे हो स्किल इंडिया, राइट। तो सर इसकी जो जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है। राइट। राइट। तो एक तरीके से जब आप इमिग्रेशन में आपका वो सर्टिफिकेशन जाता है, राइट। आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाता है। ओके। एक आप जेन्युइनली एक सर्टिफाइड स्किल्ड लेबर हो एक तरीके से, राइट। तो सर आपको ज्यादा हेल्प होती है वीजा में। सो वर्क वीजा वर्सेस परमानेंट रेजिडेंसी, इतने सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, सर मैं वर्क वीजा के लिए जाऊं या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाऊं। तो उसका आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाएं सो दैट सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है इन चीज़ों में। सर पीआर और वर्क वीजा, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ आर टोटली अपोजिट, राइट। राइट। सर वर्क वीजा की अपन बात करें तो सर वर्क वीजा, यू विल गेट वर्क वीजा थ्रू एम्प्लॉयर, यू नीड राइट। एम्प्लॉयर फॉर द वर्क वीजा। राइट। अगर आपके पास वहां पे कोई कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, तभी आपको वर्क वीजा मिल सकता है। ओके। अदरवाइज देयर इज नो सच टर्म कि हाँ भाई आप अपने दम पे अप्लाई कर रहे हो या गवर्नमेंट आपको दे रही है वर्क वीजा, ऐसा नहीं राइट। होता। राइट। एंड when it comes to PR, sir, PR is totally depend on your profile, Right. particular person profile. राइट। It's nothing to do with any employer. ओके। यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ओके। जो पीआर देती है सर, वो गवर्नमेंट देती है, जो डायरेक्टली यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट। जो वर्क वीजा है, यू विल गेट थ्रू द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयर। ओके। ठीक है। तो सर जो पीआर है वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, आपने क्या स्टडी करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, प्लस एज ए इंजीनियर आपको वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी इंग्लिश का स्कोर क्या है, सर इस पे पीआर डिपेंड करती है। इससे आपको वर्क नहीं मिलता सर, बट अदर काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। आज की तारीख में सर अगर आपके पास पीआर है तो वर्क की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राइट। जो बंदा वर्क पे जाता है सर, वो पीआर के पीछे भागता है बाद में, क्योंकि उसको यहाँ से समझ में नहीं आता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। आज मेरे पास सर क्लाइंट आते हैं, राइट, आज इतनी एलिजिबल प्रोफाइल्स आती है, उनको देख के मैं बोलूँ यार ये बंदा तो सीधा पीआर के लिए एलिजिबल हो रहा है, राइट, बट वो चीज उसको समझ में नहीं आती। बोला सर काम मिल जाएगा, सर कौन से काम पे भेज रहे हो, उसको ये समझाना मतलब कि इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि यार तेरे को काम से बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, काम तो तेरे को जिंदगी भर करना ही है। राइट। ठीक है। तो सर क्लाइंट को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो पीआर है वो आपकी प्रोफाइल के दम पे हो रही है, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है। अगर आप इंजीनियर हो, हम वी आर दी मीडिएटर्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन पंच करनी है। राइट। ठीक है। आप जा अपने दम पे रहे हो, ठीक है। पीआर के अपने अपने बेनिफिट्स है। आज आपकी एजुकेशन फ्री है, आपकी नहीं, आपके आपके बच्चों की, आपकी पूरी फैमिली की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। राइट। ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको जॉब दिलवाने में, अगर गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दिलवा पा रही, वो आपको घर बैठे बैठे पैसा देती है। राइट। ठीक है। प्लस
जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है जॉब दिलवाने में, राइट? गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवा पा रही तो सर आपको हेल्प घर बैठे बैठे, लाइक दे हेल्प यू, लाइक दे गिव यू द मनी, राइट ठीक है? और उसके बाद सर हर कंपनी की, बड़ी कंपनीज की प्रायोरिटी होती है जो बंदा पीआर होल्डर उसको ही जॉब मिले. People who have like non like the people who are not non-permanent, राइट they got the least like priority, I can say, ओके for the job preference from the company. राइट. अब टेम्परेरी वीजा की बात कर रहे हैं, जैसे राइट. स्टूडेंट वीजा हो गया स्टूडेंट या वीजा हो पोस्ट गया, स्टडी वर्क या वीजा हो गया. पीएसडब्ल्यू वर्क राइट वीजा हो गया, पोस्ट राइट स्टडी वर्क राइट वीजा हो राइट गया, ठीक है, या अदर कोई वीजा हो गया. सर कंपनीज इनको बहुत लेस प्रायोरिटी देती है, लीस्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं ये लोग. राइट राइट ठीक है, अगर बंदे के पास पीआर है उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक ही नहीं सकता. ट्रू. गवर्नमेंट उसको तभी बुला रही है जब वहां पे शॉर्टेज है. अगर वहां पे शॉर्टेज ही नहीं है तो सर उसको पीआर देकर करेगी क्या गवर्नमेंट? राइट ठीक है. बट अगर अपन अब वर्क वीजा की बात करें सर, वर्क वीजा आप जाते हैं एम्प्लॉयर के थ्रू. ओके हाँ, अगर अपन कंपेयर करें वर्क वीजा और पीआर के टाइम में, तो सर वर्क वीजा थोड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए होता है. राइट पीआर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ओके. बट आप उसमें परमानेंट होके जा रहे हो. बट वर्क में आप परमानेंट होके नहीं जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जा रहे हो. कल को आपको आगे फर्दर आपको अगर वीजा इंक्रीज करना है तो सर आपको पाथवे तो पीआर ही लेना पड़ेगा. है. राइट कल को आपको परमानेंट होता है सर, जिस पाथवे की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, लास्ट में आपकी जो जर्नी है वर्क वीजा के थ्रू एंड वहीं पे होने वाली है. ओके 2 साल वर्क वीजा सर, 2 साल अप टू 4 ईयर से ज्यादा का होता ही नहीं. आज कोई कंपनी पे आप जा रहे हो वो 2 साल के लिए रख लेगी, आपको 3 साल रख लेगी, राइट बट उसके बाद तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. वो सोल्यूशन सर पीआर है. ओके और वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? वो सेम प्रोसेस जो अपन पहले, जो बंदा एक पीआर के थ्रू जाता है. राइट तो वर्क वीजा वाला भी अगर कल को रूट चूज करता है वो एक ही रूट बनता है, एंड दैट इज यूनिवर्सल पाथवे. राइट. अब एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यही 3 कंट्रियां हैं जो हमें पीआर देती हैं, बाकी सारी कंट्री तो पीआर नहीं देती हैं. ये कितना सही है या कितना गलत है? सर ये देखो, ये सही भी है और सर गलत तो नहीं है, ये सही बोलूंगा मैं एक तरीके से. राइट सर बट एट द सेम टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी कंट्री पीआर नहीं देती. राइट ये आपको जल्दी पीआर दे देती है, और सर जल्दी भी तब देती है यू आर फॉलोइंग द क्राइटेरिया, Right. प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर एजुकेशन ऑन टाइम, वर्क एक्सपीरियंस ऑन टाइम, एवरीथिंग इज ऑन टाइम, तब आपकी पीआर जल्दी टाइम पे आ रही है. ओके अदरवाइज इट विल बी द सेम लाइक अदर कंट्रीज. अगर आज अपन यूके की बात करें, एंड सर प्लस अगर अपन तीनों में सर मैं 2 की बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक ऐसी कंट्रीज है जो आपको ऑफशोर भी ऑप्शन देती है सेटल होने का. राइट बट बाकी जो अगर अपन अदर कंट्रीज की बात करें, आप न्यूजीलैंड में सर आपको ऑनशोर होना जरूरी है, तभी आप पीआर हो सकते हो. ओके आप ऑफशोर पीआर अप्लाई नहीं नहीं कर कर सकते. सकते. यू नीड टू बी देयर फॉर 2 years मिनिमम ओके टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी. राइट बट ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ऐसा नहीं है. यूके में यू नीड टू बी ऑनशोर, राइट you need to be there for 5 years राइट to apply for the permanent residency. Same goes with the European countries as well at the same time. ओके. ठीक है सर, यूएस का तो छोड़ दो. यूएस की तो यूएस का तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे. सो अभी जो करंट सिनेरियो हुआ, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है, राइट, वो भी इज्जत से नहीं भेजा जा रहा है. तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देंगे हमारी ऑडियंस को कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखे, वो चेक करे कि आपका एजेंट जेन्युइन है या नहीं है? वो कंफ्यूज हो जाते हैं. सर देखो, मैं इस बात में देखो ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे. सर भेजा तो इज्जत से ही है, राइट. शायद अपन अपने लोग इज्जत से नहीं गए, मेरे को ऐसा लगता है. ओके ठीक है, अगर आप देखो तो सर हर कंट्री आपको इज्जत से बुलाना चाहती है, तभी उन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, Right. वीजा प्रोसेस बनाया हुआ है. राइट राइट. कोई भी नहीं चाहता कि मेरी कंट्री वो इलीगली है. राइट जो बंदे आए सर वो डायरेक्ट थोड़ा ना गए थे, वो वाया कंट्रीज गए थे. बिल्कुल कोई गया किस कंट्री में था, शायद जिस एजेंट ने भेजा था उसको ही नहीं पता कि वो यूएस बैठा है. राइट ठीक है. और सर आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज एजेंट के पास आप कोई भी क्वेरी लेके जाओ, सर वो आपको गाइड और हेल्प कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है आपके साथ. तो सर क्लाइंट को पूरा पूरा पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ठीक है. तो बाद वाली बात है, जब कोई अड़ता है फंसता है तो सर वो सारी चीजें सामने आती है, वो बात की बात है. बट एट द सेम टाइम सर क्लाइंट को सब पता होता है, कोई पीछे से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हाँ भाई तेरे को वहां जाना ही है, राइट. या कोई आपको उठा के लेकर जाना है. नहीं बिल्कुल सही. ठीक है. तो सर जो यूएस ने
यूएस सर, एक जो यूएस है सर, उसका आप समझो, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, वो चाहती है बच्चे आए पढ़ने। राइट। आज वो बोल रही, जो जो स्टेम कोर्सेज में बच्चे जा रहे हैं सर, आज आज अगर आप वहाँ के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स देखो सर, यूएस गवर्नमेंट चाहती है जो स्टेम कोर्सेज वाले बच्चे उनकी पीआर हो। वो साफ बोल रहे हैं कि उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा। राइट। सर आप लीगली जाओ ना, आप एम्प्लॉयमेंट लेके जाओ, कंपनीज के थ्रू जाओ, देयर आर 1000 वेज। सर इलीगली आप जा रहे हो और आप पकड़ में आ रहे हो, सर कौन सी कंट्री रखेगी, क्यों रखेगी आपको? ट्रू। तो सो सर न्यूज में क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाते नहीं है ना, सारी सच्चाई होती नहीं है उसके अंदर, बट जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किए चीजें, उनको चाहिए होती है टीआरपी चैनल्स को, राइट? तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो बहुत ही ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उसके पीछे असली में क्या हुआ, राइट? वो इमिग्रेंट्स थे, इलीगल गए, किस वे से गए, वो कुछ भी नहीं बताया जाता है। सर वो बता भी नहीं सकते सर, देखो सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्टोरीज होती है, राइट? तो सर ये चीजें कभी सामने आ भी नहीं सकती। बट मेरा जो ओवरऑल सिनेरियो अपन ने जो देखा सर, वो ऐसा हुआ क्यों? सर राइट। डेफिनेटली जो बंदा, अगर कोई बंदा लीगली जा रहा है या उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो सर कोई नहीं निकाल सकता वो कंट्री से। अगर आप पास प्रॉपर वीजा, अगर ऐसा होने लग गया तो सर डेफिनेटली इट्स अ रेड फ्लैग, आई कैन से, राइट। राइट। फॉर द कंट्रीज। इट्स अ इंसल्ट। अगर अपन बात करें सर, वो इंसल्ट है फिर तो। राइट। बट सर ऐसा नहीं है ना, वो सर एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हुआ था, और सर देखा जाए तो बड़ी इज्जत से सर लाया गया था उन लोगों को। राइट। प्रॉपर फ्लाइट में सारा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मिसट्रीट किया गया राइट। या फिर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आप लेकर जाओ या ऐसा कुछ। राइट। वो सर एक एक आइडिया देने के लिए और एक आप बताने के लिए कि सर लीगली आओ आप कंट्री के अंदर, किसने मना यू आर किया है? मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। यार आप पढ़े, ऑब्वियस सी बात है, आज हर कंट्री को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। सर आज इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, बट सर अगर अपार्ट फ्रॉम, अगर अपन बात करें सर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड, सर क्या पॉपुलेशन है इनकी? कुछ भी नहीं। और राइट। आज अगर वो देख लैंड वाइज अपन कंपेयर करें तो सर इंडिया से 3 गुना बड़ा है। राइट। आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करो आप, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। सर पॉपुलेशन कितनी? दिल्ली जितनी। राइट। आज पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दो 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे ऑस्ट्रेलिया की। इतनी सर दिल्ली के अंदर है। बिल्कुल। तो सर इनमें इमिग्रेशन सर आजीवन खत्म नहीं हो सकता, लाइफ टाइम। अपने आने वाली जो जनरेशन भी अगर इस फील्ड में रहती है फॉर एग्जाम्पल सर, तो भी इमिग्रेशन नहीं रुकना कभी। ओके। अगर अपन नंबर्स की भी बात करें, कोविड से पहले और आफ्टर कोविड, सर 15 लाख लोग बाहर गए थे लास्ट। अगर आप डेटा भी देखो ना 19-20 का, सर पिछले साल का आप डेटा देखो, 30 लोग, जस्ट डबल। राइट। 4-5 साल में इमिग्रेशन सर डबल हो चुका है। इसका मतलब आप समझ रहे हो सर, लोगों को बाहर जाना है, लोग बाहर जा भी रहे हैं, इमिग्रेशन नहीं रुकना कभी भी। राइट। लोग बोल रहे हैं सर माइग्रेशन हार्ड हो गया, अब कंट्री वीजा नहीं दे रही। सर कंट्री वीजा दे रही है, बट फर्क कितना है, उनको दे रही है जो डिजर्व करते हैं। राइट। उसको हर किसी को नहीं दे रही जो कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहा है या डॉक्यूमेंट बन के आ रहे हैं, वोट की कोई भी फॉल्ट हो डॉक्यूमेंटेशन में, उनको नहीं दे रही सर। उनके लिए बंद हो गया है सर। अगर ओके। कोई भी ये मेरे से बात करता है, उसको एक बात बोल, पहले आप अपनी स्टेटमेंट थोड़ा ठीक करो। राइट। सीधी सी बात है, वीजा उनके लिए है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। सर क्यों रोकेगा कोई आपको? जो चीज आपने जेन्युइनली की है, आप प्रूव कर पा रहे हो, सर किसको क्या आपत्ति है? प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए है सर जिनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे कभी भी, उनके लिए इमिग्रेशन स्टॉप हो चुका है। राइट। तो बेसिकली सर ये इंडस्ट्री काफी अच्छी हो रही है धीरे धीरे, देखा जाए तो। ठीक है, पंजाब में सर, मैं पंजाब की बात करूं, मेरे काफी B2B जुड़े हुए हैं सर। ये जो जब से कनाडा का जो हुआ है, कनाडा ने एक तरह से वीजा देना बंद कर दिया, ठीक है, स्टेट्स को बैन कर दिया, ठीक है सर। पंजाब से कम भी 6,000 लोगों ने लाइसेंस विड्रॉल कर दिया, क्योंकि सर पंजाब में ऑफिस चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए इमिग्रेशन का, राइट? सर 6,000 लोगों ने विड्रॉल कर दिया। सर वाया वाया वाले एजेंट खत्म हो चुके हैं। राइट। अब ये फील्ड सर जो पढ़ा लिखा बंदा है उनके लिए अच्छा हो गया। आज अपन इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने लिए फील्ड काफी अच्छा हो गया अभी। राइट। जो पढ़ सकता है, जो सोल्यूशन निकाल सकता है, वो नहीं कि सर आपने, आप पास काम आया, आपने मुझे दे दिया, मैंने भाई आगे दे दिया, आगे वाले ने आगे दे दिया, अभी चलो सर काम का क्या चल रहा है। वो जो रूटीन लाइन बनी हुई थी ना, जो जो एक लाइन बनी हुई थी सर, वो क्लियर हो चुकी है। उसमें रिलायबिलिटी भी नहीं होती, आप जेन्युइनिटी भी चेक नहीं कर सकते, और अगर वाया वाया करते हो तो किसने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। सर नहीं पता लगता। अब इससे क्या होता है, क्लाइंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट। अब मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं कि सर वीजा लगा दो, मेरा रिजेक्शन केस है। यस। मतलब चलो ठीक है, लगा देंगे, मेरे को जो आपने पुराना डॉक्यूमेंटेशन है वो दो, वो दिखा दो। सर वो डॉक्यूमेंटेशन मिलते ही नहीं है सर, एजेंट दे रहा नहीं है, एजेंट के पास नहीं है सर। मिलेंगे कहाँ? उस एजेंट ने तो वीजा कभी लगाया नहीं था। बिल्कुल सही बात है। मिलेंगे तो तब एजेंट ने वीजा लगाया हो।
अब सर जब उसकी नई प्रोफाइल बनती है, नई प्रोफाइल जब हम लॉन्च करते हैं सर, अपन जेन्युइन लगा रहे, अब एजेंट ने कुछ गलत लगा दिया तो उसका करंट वीजा भी खतरे में। राइट क्योंकि इमिग्रेशन तो सर बड़ा तेज है ना सर, इमिग्रेशन पास तो सारा डेटा आपका। राइट अब आप नया वीजा लगाओगे तो उस बेसिस पे लगा सकते हो ना कि लास्ट वीजा आपको किस ट्रू बेसिस पे रिजेक्शन आया हुआ है, राइट वो प्रॉब्लम फुलफिल करते हुए ही आप नया वीजा लगाते हो, राइट। ठीक है, कभी भी डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कभी इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है सर, वो कभी भी ऐसे रिजेक्ट नहीं करता वीजा। वो राइट एक पर्टिकुलर रीजन देता है कि हाँ भाई XYZ रीजन की वजह से हम आपका वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। राइट राइट ठीक है। और सर ऐसा भी नहीं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो आप वापस वीजा नहीं लगा सकते, 100% लगा सकते हो आप, विद इन 15-20 डेज, मंथ राइट लगा सकते हो आप, राइट किसी ने नहीं रोका आपको। बट जो उन्होंने रीजन दिया है जिसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे, वो फुलफिल करते हुए, राइट इसकी वजह से क्या होता है सर, वाया वाया एजेंट्स की वजह से क्या होता है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल पाते प्रॉपर। अब नया वीजा आप लगा सर, किस ग्राउंड किस पे बेस पे लगाओगे आप, लगाओगे, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। राइट अब वो उन्होंने बस एक लेटर तो है कि हाँ भाई ये मिसिंग है, ठीक है, वो मिसिंग को कैसे फुलफिल करे, हमें क्या पता क्या मिसिंग है, राइट क्लाइंट के पास भी डॉक्यूमेंटेशन कमी। राइट ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी इमिग्रेशन हार्ड हो चुका है, ऐसे एजेंट्स के लिए भी इमिग्रेशन हार्ड हो चुका है। तो सर बहुत अच्छा हो गया अपने लिए, मैं तो ये मानता हूँ। और सर मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा स्क्रूटिनिटी बढ़ाए इमिग्रेशन राइट डिपार्टमेंट, ताकि जो जेन्यून बंदे जो सही में डिजर्व करते हैं जाना, राइट वो जा पाए। सर राइट लास्ट 2 साल से ऑस्ट्रेलिया ने टूरिस्ट वीजा देना बंद कर रखा है। राइट जो बंदा जेन्यूनली जाना चाहता है वो भी नहीं जा वो पा भी नहीं जा पा रहा, उसकी रहा। क्या गलती, किसकी वजह से, ऐसे क्लाइंट्स की वजह से, राइट ऐसे एजेंट्स की वजह से। राइट ठीक है, जो बंदा सही में डिजर्व करता है ऑस्ट्रेलिया जाना सर, वो नहीं जा पा रहा, तो सर मतलब नहीं है ना सर, इससे कंट्री को कितना लॉस हो रहा है। सर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता है ना, 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कितना, $600 मिलियन लोगों ने लॉस हुआ है लोगों का ऑस्ट्रेलिया के वीजा फीस के अंदर। राइट सर $600 मिलियन नंबर होता है जो लॉस हुआ है इंडियंस को वीजा फीस के अंदर, जिनके वीजा नहीं आए, नहीं है। बट फीस तो गवर्नमेंट के पास चली गई ना। राइट इस चक्कर के अंदर सर ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके टूरिज्म को भी अफेक्ट पड़ता है सर, बट बिल्कुल वो होता भी क्या करे, बंदा जाता है वापस आता ही नहीं। सर जाने के 1000 रास्ते ही, ये क्लाइंट को नहीं पता। है। मैं राइट उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है सारे काम करने की, राइट कि आप वहां जा रहे हो टूरिस्ट वीजा पे, आप वीजा चेंज कर रहे हो या असाइलम डाल रहे हो, प्रोटेक्शन, जरूरत ही नहीं है। आप पहले एक्सप्लोर तो करो कि आपकी प्रोफाइल क्या है। सर राइट 24-25 साल के बच्चों की प्रोफाइल ही खराब कर बैठे हैं अपनी, वहां पे सेंस ही नहीं बनता। जब वो जेन्युइनली पढ़ने पे जा सकते थे तो उस पे जाओ ना, बट ये गाइडेंस किसी एजेंट ने दी नहीं। नहीं दी, वो इजी वे ढूंढते हैं ना कि लैक ऑफ मेरे लिए क्या गाइडेंस। इजी पड़ रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो हमारी हेडेक नहीं है। सो इस टाइप के जो एजेंट्स हैं वो अब इस मार्केट से दूर होते क्लियर ही हो जा रहे रहे हैं, हैं, और साफ हो अच्छी रहे भी हैं, बात है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है सर, अपनी कंट्री के लिए भी अच्छी बात है राइट सर, अपन को और रास्ते मिलेंगे, और मतलब कि रिलेशंस और अच्छे होंगे कंट्रीज के साथ। अपन देख ही रहे हैं सर, आज आज जो गवर्नमेंट ने जितने काम किए, जो अपने, कि आज जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, आज अपने जो फॉरेन जो रिलेशन से कितने अच्छे हो गए। राइट आज कितनी कंट्रीज ने अपन को वीजा फ्री कर दिया। बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया का भी आप देखिए तो पहले 1 साल का वीजा मिलता था या 6 महीने का वीजा मिलता था टूरिस्ट, आज 3 साल के सर आपको मिल तीन रहे तीन हैं। साल के मिलते हैं, जिसको मिलता है सर राइट 3-3 साल का बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा सर वो तो वीजा के साथ, मैं तो बोल रहा हूँ सर, वीजा फ्री हो गई कितनी कंट्रीज। राइट आज आप बंदे पहले घूमने का सोचते थे विद इन इंडिया, सर आज आप बाली जाओ, थाईलैंड जाओ, वियतनाम जाओ, आप यूरोप में कितनी कंट्री है, आप जाओ, आप वीजा फ्री जा रहे हो राइट और क्या चाहिए सर। एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग एंड अपनी इकोनॉमी इज आल्सो ग्रोइंग। सो कहीं ना कहीं अपना पासपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी इमिग्रेशन को फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं सबमिट करना और सर एक बार बैन हो गया ना सर, सब 5 साल आप कुछ भी नहीं कर है। सकते। राइट ये क्लाइंट को समझ में नहीं आती बात, राइट ये एजेंट को बात समझ में नहीं आती राइट कि सर ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो डिपार्टमेंट में, ये लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन है, आपका डेटा उनके पास है, वो चला राइट गया है, इसको बड़े तरीके से आप लोग यूज करो। अगर आपको लग रहा है कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, राइट फुलफिल दैट गैप एंड देन अप्लाई। राइट ये जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है ही नहीं सर, टाइम लग रहा है तो सर टाइम लगेगा। और सर राइट दूसरा, मैं एक चीज, हमें आज जो इंडिया में मैं फेस, क्योंकि मेरा ऑफिस सर ऑस्ट्रेलिया में भी है, राइट ठीक है, वहां पे सब प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती सर, इंडिया में मिलती। क्लाइंट बात करता है आफ्टर वीजा पेमेंट, राइट ठीक है सर आपकी फीस आफ्टर वीजा देंगे,
सर आफ्टर वीजा वाला कॉन्सेप्ट जब मैं पहली बार आया, क्लाइंट जब मैं फेस कर रहा, उन्होंने बोला सर आफ्टर वीजा, मतलब सर आफ्टर वीजा क्या होता है? बोला सर काम होने के बाद पैसा देंगे आपको। हम्म। मैं बोलो यार ये क्या बात है? राइट। मतलब मैं मेरा काम करने का पैसा तुम मुझे बाद में दोगे? तो राइट। मैं बोला काम भी बाद में करवा लेना ना। राइट। क्योंकि सर एक एजेंट तो अपना काम कर रहा है ना, मैं तो आज एज एन एजेंट अपन तो अपनी एप्लीकेशंस जो है वो फाइल कर रहे राइट। हैं इमिग्रेशन में। सर क्लाइंट को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आती, या कोई B2B एजेंट को ये बातें समझ में नहीं आती कि एप्लीकेशंस करना हमारा काम है, राइट। डिसीजन सुनाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल सही अगर डिसीजन अपने हाथ में होते शायद आधा इंडिया हम बेच चुका होता बात। है, राइट। या उनको हमारी जरूरत ही नहीं होती। इमिग्रेशन ऑफिसर विल डिसाइड, अपना काम ये है कि आप सही से फाइल को प्रेजेंट करें, जो जो उनके नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स वो के हिसाब से आप चलें। और सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो जो स्टैंडर्ड जो उन्होंने गाइडलाइंस होती है, जो प्रोसीजर होता है सर, वही हम फॉलो करते हैं। राइट। हाँ मैं ये बोलूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती रिजेक्शन की, कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर फाइलिंग नहीं नहीं करते। करते। उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, आप जो हमसे काम करवाने का आपको एक बेनिफिट है कि सर जो आपकी फाइलिंग है वो प्रॉपर वे में होगी, राइट। ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। आज आपको भी पता होगा कि हम क्या डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि फाइल में क्या क्या लग रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर आप सेटिस्फाई हो आपकी फाइल के साथ तभी हम आगे वीजा लॉन्च लॉन्च करते करें। हैं। राइट। हम वो काम नहीं करते कि आपने पैसे दे दिए और सर जब वीजा लग जाए आ जाए तो फोन कर देना ना। जितना इन्वॉल्वमेंट आज एक एजेंट एज एन एजेंट हमारा होता है, उतना इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट का क्लाइंट भी का भी होता है। होता है। सर उसको काम करना बोलते हैं, क्योंकि सर इट्स अ टू वे प्रोसेस। राइट। ठीक है, मैं लॉन्च करने बैठा हूँ तो क्या करूंगा? जब आपके डॉक्यूमेंट दोगे वही तो लॉन्च करूंगा। राइट। आज आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपको तो पता है। तो सर इट्स अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, तो सर ये आफ्टर वीजा वाला जो मार्केट है, आज आप हरियाणा पंजाब देखो बहुत खराब कर रखा है। ठीक है सर, एजेंट तो अपना काम कर रहा है। आज हम डील करते हैं PR में, हमारे साथ सर माइग्रेशन एजेंट्स जुड़े हुए हैं। अब जब वो बात उनको ये बात बोलता हूँ सर, वो बोलता है अपन कैसे मार्केट में डील कर रहे हैं, और जो कि सच है। सर आज ऑस्ट्रेलिया में आप एजेंट से बात करने के आपको पैसे देने पड़े, $300 ट्रू। कंसल्टेशन फीस होती है मिनिमम। ठीक है सर, उसको आप ये थोड़ा बोलोगे कि यार तेरा वीजा आने के बाद तो मैं तेरे को तेरी फीस भी दे दूंगा और तेरी कंसल्टेशन फीस। सर वहाँ ये सब नहीं चलता। नहीं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, उनको क्या लेना देना सर? वो तो अपना एक अपनी जो कंसल्टेंसी फीस है वो वो चार्ज कर चार्ज रहे हैं। करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम जो उनकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है, एप्लीकेशन फीस है, सर वो चार्ज कर रहे हैं। इसमें डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है। राइट। तो सर मेरा एक ही कहना है कि ये अंडरस्टैंड करे आज के जो क्लाइंट्स है, आज की जो जनरेशन है सर, पढ़ी लिखी है, ऐसी बात नहीं उनको नहीं पता होता, बट वो समझना नहीं चाहते। डेफिनेटली सब अपने आप को बचाना चाहते हैं। बट जो सच है वो ये है कि सर क्लाइंट को और B2B को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एप्लीकेशन करना अपना काम है, बट डिसीजन लाना अपना काम नहीं है। ट्रू, दैट्स ट्रू। वो इमिग्रेशन के हाथ में है, और इमिग्रेशन के हाथ में ही होगा। डिपार्टमेंट राइट। ही डिसाइड करेगी कि वो प्रोफाइल को वीजा देना है या नहीं नहीं देना। देना। अगर किसी रीजन से वो वीजा नहीं दे रहे, तो मेरा तो यही बोलना है कि सर वो रीजन फुलफिल करो आप, और एप्लीकेशन को अच्छे से पंच करो, 100% वीजा आएगा सर। कोई राइट। रोक ही नहीं सकता आपका वीजा। राइट। अगर आप वीजा तरीके से उनके नॉर्म्स फुलफिल करके लगा रहे हो, रीअप्लाई कर रहे हो, वीजा आने से आपका कोई रोक ही नहीं सकता। So Himanshu, let's talk about the top cake, which is Australia. So I know it's your favorite destination as well, and it's very close to my heart as well. So question is, what is the process of permanent residency? उसमें point based है, मैंने सुना है। कैसे point calculate होते हैं, किस टाइप के different visa category होती हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें brief करें। सर जो PR है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। राइट। पॉइंट्स से पहले आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। पॉइंट्स तो तब कैलकुलेट होते हैं जब आप एलिजिबल हो। अब प्रोफाइल के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर रखा है सर, अपनी एक लिस्ट बना रखी है जिसको अपन ऑक्यूपेशन लिस्ट बोलते स्किल्ड हैं। ऑक्यूपेशन लिस्ट। स्किल्ड ओके। ऑक्यूपेशन राइट। लिस्ट, राइट। इसमें भी सर उन्होंने 2-3 कैटेगरीज है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ओके। मीडियम और लॉन्ग टर्म अपन वो बात करते हैं जिसमें वीजा जिसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं और जल्दी राइट। वीजा देते हैं, अपन ये बोल राइट। सकते हैं, राइट। राइट। शॉर्ट टर्म जो ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म के लिए होती है, राइट। राइट, वो फ्यूचर में हटने के चांसेस भी रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर कल को फ्यूचर में 2 साल बाद कोई ऑक्यूपेशन लिस्ट से निकल जाए और आपने PR ऑलरेडी फाइल कर रखी है और वो राइट। लिस्ट में नहीं हो, ओके। तो सर कोई बड़ी बात नहीं। ओके। तो सर अगर उस ऑक्यूपेशन के अंदर, लिस्ट के अंदर अगर आपकी आपकी जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, तभी आप PR के लिए एलिजिबल हो।
ओके, अगर अपन बात करें, इफ यू टॉक अबाउट लाइक फ्यू ऑफ देम, लाइक इंजीनियर्स, आईटी पीपल, हेल्थ केयर पीपल, राइट, कंस्ट्रक्शन पीपल, राइट, दे आर ऑलवेज इन डिमांड। ओके, लाइक लास्ट इफ अगर अपन बात करें, लास्ट 10 साल पहले भी वो डिमांड में थे, आने वाले 10 साल भी वो डिमांड में रहने वाली है। और सर ये ऑस्ट्रेलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड दी सेक्टर्स आर सेम। राइट। सो इन सेक्टर के कुछ आप कोर्सेज बता सकते हैं बैचलर्स या मास्टर्स लेवल के, जो जैसे आप बोल रहे हैं हेल्थ केयर, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो अपन कर अपन सकते बताओ एक हैं? बार, तो अगर उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आपकी ऑक्यूपेशन है तभी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। लेट्स से इफ यू आर इंजीनियर, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, राइट, ठीक है, आपकी डिग्री प्लस यू नीड लाइक सेम वर्क एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, राइट, मिनिमम ऑफ 1 or 2 years, ओके, ठीक है, तब जाके आप सर पीआर के लिए एलिजिबल होते हो। अब अपन फैक्टर्स पे आ जाते हैं। पीआर पे सर 5-6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पीआर। सबसे पहले एज, ओके, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन सेकंड, थर्ड आपका वर्क एक्सपीरियंस, राइट, फोर आपका आइल्स या पीटी का स्कोर हो गया या टोफिल, ठीक है, फिफ्थ हो गया अगर आप सिंगल हो या डिपेंडेंट हो। राइट, सिक्स्थ फैक्टर होता है आपका नाटी, एक एग्जाम राइट, होता है ट्रांसलेटर का। सेवन्थ फैक्टर के बात करें कि आप अगर रीजनल एरिया में हो, पढ़ रहे हो, तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं, या राइट। वहाँ पे काम कर रहे हो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो सर एज के अगर अब ठीक है। करो करो कंटिन्यू। हाँ, तो इन फैक्टर पे सर पीआर डिपेंडेंट होती है। अब आ जाते हैं जो आपने पहले सवाल पूछा था, पॉइंट बेस्ड। सर राइट, डेफिनेटली पीआर पॉइंट बेस्ड ही है, मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ओके, अब ये पॉइंट्स डिपेंड करते हैं इन्हीं फैक्टर्स पे। एज के आपके 30 पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज फुल फुल पॉइंट्स, 30 राइट। पॉइंट्स एज के। सो मैक्सिमम एज का क्या क्राइटेरिया है? सर एज 3 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है एज। जो फर्स्ट एज है वो सर 25 to 32, अगर आपकी एज इसके बीच में है तो आपको 30 पॉइंट्स फुल पॉइंट्स ओके, मिलेंगे। ऑलराइट, उसके बाद अगर आपकी एज 33 से लेके 39 के बीच में है तो आपके 5 पॉइंट कम हो जाता है वहाँ पे, ओके, 25। 25, 40 to 45 थर्ड क्राइटेरिया है, जिसके अंदर आपको 15 पॉइंट्स ही मिलता है, आप सीधा 15 पॉइंट लूज करते लूज हो। कर। बट उसका भी कैच है कि आप वो वापिस से रिकवर कैसे करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि राइट, लोगों को पता लगे, क्लाइंट्स को पता लग सके, B2B पार्टनर्स को पता लगे कि ये कैसे ब्रैकेट अपन डिवाइड करते हैं और कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो सर एज के 3, और ऑब्वियस सी बात है सर, हर कंट्री चाहती है यंग बंदा है उस राइट, कंट्री में काम करने के लिए, इसीलिए पॉइंट्स वो कम करते जाते हैं एज के हिसाब से, ठीक है। क्वालिफिकेशन के सर मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, ओके, ठीक है। अगर आपने ओवरसीज क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको 15 मिलेंगे। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट ये मिल जाता है आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा का, ओके, तो 20 पॉइंट्स आपको क्वालिफिकेशन के मिल जाते हैं, राइट, ठीक है। पीएचडी में आपको और बेनिफिट हो जाता है 5 पॉइंट्स का। ओके, फिर आ जाते हैं अपन आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का तो आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, 3 से 5 साल का है 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 years प्लस है 15 पॉइंट्स मिलते हैं, और 8 years प्लस है तो 20 पॉइंट्स मिलता है, ओके, ठीक है। फिर आपके इंग्लिश स्कोर की अपन बात करें, आइल्स, पीटी या टोफिल, तो अगर आपके 7 ईच है, फॉर एग्जांपल पीटी में आपके 65 अबव है ईच, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 79 है तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं। सेम गोज विथ आइल्स ऑल्सो, राइट, 7 ईच 10 पॉइंट्स, 8 ईच 20 पॉइंट्स। नाइस, देन इफ यू आर सिंगल देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स। अगर आप सिंगल नहीं हो, मैरिड हो, तो आपके स्पाउस के थ्रू वी हैव टू गेट दोज पॉइंट्स ओके, विच आर बेस्ड ऑन द असेसमेंट्स एंड इंग्लिश। सो अपन वहाँ से रिकवर कर सकते हैं पॉइंट्स। फिर अब मैंने आपको नाटी का एक एग्जाम बताया था, जो ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होता है राइट, उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसे पॉइंट कैलकुलेशन होती है। इसको अपन जब लास्ट में ऐड करते हैं तो मिनिमम वी नीड 65 पॉइंट्स टू गेट लाइक टू बी एलिजिबल इन फॉर ऑस्ट्रेलिया पीआर। ओके। सो पॉइंट बेस्ड सिस्टम की अपन ने बात करी, 65 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, इतनी आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है। राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। पूछो तो कितने वीजा होते हैं सो जैसे अपन पीआर अभी के? बात कर रहे थे परमानेंट रेजिडेंसी की ही, सो आपने बेनिफिट्स बताए रीजनल एरिया के, आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। सो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की? जैसे मुझे पता है टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है, एक स्टूडेंट वीज़ा है। सो स्टूडेंट वीज़ा इज 500 सब क्लास राइट। एंड 600 इज टूरिस्ट वीज़ा। तो ऐसे
पीआर में क्या कैटेगरीज है? सर पीआर में बेसिकली जो परमानेंट रेजिडेंट के लिए 3 वीजा होते हैं, 189, 190 एंड 491। ओके सर 189 इज लाइक डायरेक्ट वीजा, फेडरल ओके वीजा। जैसे आपको दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीजा दिया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो जाके, राइट वैसे 189 होता है। ओके 189 सब में अवेलेबल नहीं होता। इट्स लाइक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में लिस्ट में अगर आपकी ऑक्यूपेशन है तब उनके लिए एलिजिबल है 189। ओके बेसिकली हाईली डिमांड जो सेक्टर्स होते हैं उसी में आपको 189 का फायदा मिलेगा। ओके उसके बाद आता है 190, देन थर्ड वन इज 491। 190 स्टेट वीजा, ओके जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट आपको 5 पॉइंट का बेनिफिट देती है। जितने आपके टोटल पॉइंट्स हो रहे हैं लास्ट में आपको 5 पॉइंट का एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाता है, ओके जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देती है। फॉर राइट एग्जाम्पल आपके 70 पॉइंट्स हो रहे हैं तो 5 पॉइंट ऐड करके 75 पॉइंट्स हो गए। 189 पूरा पॉइंट बेस्ड है, ओके 65 पॉइंट्स पे ही वो आप अगर एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देती। ओके देन थर्ड वीजा इज रीजनल वीजा 491। हर स्टेट का जो रीजनल एरिया होता है, जो स्टेट जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो होता है 491 वीजा। जो 491 जो रीजनल गवर्नमेंट है वहाँ वो आपको 15 पॉइंट्स का बेनिफिट देती है। ओके सो लेट्स से आपके 70 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो सीधा कितने 85 पॉइंट्स हो गए अगर आप 15 पॉइंट्स आप ऐड करोगे। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होती है, 189, 190, 491। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सर पीआर के लिए आपके जो भी इनविटेशन आ जाए जिस भी वीज़ा के लिए सर वो ही बढ़िया है, राइट ठीक है। तीनों में आपको अच्छे बेनिफिट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीके से पीआर। So can you please help us with few names of cities which comes under regional area? सर रीजनल में सर क्वींसलैंड भी आता है, न्यू साउथ वेल्स भी आता है, विक्टोरिया भी आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी आता है, साउथ South ऑस्ट्रेलिया भी। Australia. हर सिटी का अपना रीजनल एरिया है। Right. लेट्स से क्वींसलैंड की बात करें, सनशाइन कोस्ट हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया। अपन अगर न्यू साउथ वेल्स की बात करें, न्यू कासल हो गया, Right. पोर्ट मैकवेरी हो गया। Mhm. विक्टोरिया की बात करें अपन तो अपने विक्टोरिया के नाम याद नहीं आ रहे। Geelong. हाँ, विक्टोरिया की अगर अपन बात करें तो जिलोंग हो गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सर एडिलेड के बाहर का जो एरिया हो गया वो Right. ये वेस्ट पोस्ट कोड डिफाइन करता है. पोस्ट कोड डिफाइन करता है। एंड सर सबसे मजे की बात है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। Right. आज मैं क्लाइंट को भी एक चीज बोलता हूँ, जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कुछ छुपा हुआ नहीं है सर, यूनिवर्सल। Right. ये गवर्नमेंट ने हर जगह उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दे रखा है। आप वहाँ पे पोस्ट कोड के थ्रू पता कर सकते हो कौन सा एरिया रीजनल में है और कौन सा नहीं है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन चेक, वेरीफाई एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। Right. So how important is the role of a genuine consultant? जैसे अपन बात करते हैं ऑनलाइन तो अवेलेबल है बट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ऑनलाइन अवेलेबल. सर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है बट कोई पढ़ना नहीं चाहता पूरी, सबसे बड़ी Right. प्रॉब्लम ये। Right. ऐसा नहीं है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप डीप रिसर्च करो आपकी तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बट सर एट द सेम टाइम क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है, क्लाइंट को भी इतना नहीं पता, नहीं क्योंकि उसके फील्ड से नहीं है, उसका फोर्टे नहीं है। Right. दैट्स वाई वहाँ पे एजेंट्स का रोल आ जाता है। Okay. वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सर, अपने जैसे लोग आ जाते हैं जो उनको डिटेल में समझा सके कि क्या है क्या नहीं है, तो जाकि ताकि वो बाद में फ्यूचर में उस चीज़ को वेरीफाई भी करे तो रिलेट कर पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है बट क्लाइंट को भी उतना ही समझ में आता है जितना वो समझ सकता है। जब तक अपन उनको गाइड नहीं करेंगे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को Right. बेसिकली। Right. तो सर डेफिनेटली कंसल्टेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि सर एप्लीकेशन इज नॉट ईजी। अगर एप्लीकेशन ईजी होते सर अपन को फिर ये अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मारा कोर्स That's true. पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, Right. राइट। Right. अगर ये क्लाइंट ही सारा काम कर लेता था, क्योंकि सर एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत टिपिकल होता है। एक एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, उसको सर डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रेजेंट कैसे कैसे करते हो उस पे वो डिपेंड उस पर डिपेंड करता है। आपका केस पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपके केस रिप्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है, किस तरीके से आप सामने वाले को दिखा रहे हो। वो तो आप Right. आज इमिग्रेशन तो आके नहीं देख रहा ना, आप जो उनको दिखाओगे वो देख सकता है, True. राइट। तो सर आई थिंक प्रेजेंट जो एजेंट का जो रोल होता है, मेजर रोल होता है उसका केस को प्रेजेंट करना, ठीक है। और सर एक बेनिफिट एजेंट से ही हो जाता है कि एजेंट रेगुलरली फाइल प्रोसेस करता रहता है। सो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और जो असेसमेंट बॉडीज होती है वो भी जानती है कि किस एजेंट की फाइल आ रही है, तो वो भी एक रेपुटेशन का बहुत बड़ा। ग्रेट. सो हिमांशु, ये असेसमेंट बॉडीज क्या होती हैं? कौन असेसमेंट करता है? जब मैं वीज़ा लॉन्च कर रहा हूँ राइट किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे,
या फिर परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा लॉन्च किया जा रहा है, तो कोई असेसमेंट बॉडीज़ हैं या डायरेक्टली हाई कमीशन के पास जाता है आपका प्रोफाइल? सर क्वेश्चन गलत है, वीजा वर्ड यूज मत करो। ओके। मतलब जो जब पीआर के लिए आप प्रोसेस करते हैं अपन, तो सर पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स अपने डिपार्टमेंट के राइट। पास जाते हैं या फिर ठीक है। डिपार्टमेंट चेक करता है, या कोई असेसमेंट बॉडीज होती ठीक है है। कोई बीच में, डन डन। या वो चेक करते हैं? ऐसे पूछो। ऑलराइट हिमांशु, सो व्हेन वी प्रोसेस पीआर फॉर एनी क्लाइंट, राइट, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो डायरेक्ट डीएचए के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं या फिर कोई असेसमेंट बॉडीज भी होती हैं? सर जो परमानेंट रेजिडेंसी का जो प्रोसेस होता है फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सर डिपार्टमेंट के पास नहीं जाते डॉक्यूमेंट। सर डिपार्टमेंट तो आपको वीजा देता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। ओके। सर पहले असेसमेंट बॉडीज बना रखी है गवर्नमेंट ने, थर्ड राइट। पार्टी बॉडीज, जैसे अपन राइट। वीएफएस, वो थर्ड पार्टी है, यस। बोल सकते हैं एग्जाम्पल। तो हर ऑक्यूपेशन की अलग अलग बॉडीज है। ओके। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स आपके पास है, तो सर उनकी जो बॉडी होगी, असेसमेंट बॉडी, वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, वो चेक राइट। करता है। आईटी से रिलेटेड प्रोफाइल है, वो एसीएस करता है, ऑस्ट्रेलियन ओके। कंप्यूटर सोसाइटी। राइट। ठीक है। एचआर रिलेटेड, सप्लाई चेन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो बॉडीज होती है, वो सर वेट असिस्ट करता है। ओके। ठीक है। सीए रिलेटेड, अकाउंटेंट रिलेटेड बॉडीज होती है, सीपीए करता है। राइट। हेल्थ से रिलेटेड बॉडीज होती है, वो नर्स, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो सर उनकी बॉडीज जो, ये हटाओ, ये नहीं बोलना, चार ही है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आफरा, यस। आफरा करता है। ठीक है। ओके। और मैंने इसमें क्या वो ऐड कर दिया ना, डॉक्टर वगैरह, हाँ, क्योंकि उसकी नर्सिस का वो तो सिर्फ एडिट हो आफरा। जाएगा, कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं ठीक है। है, चार बॉडीज बोल देना, काफी है। बहुत है, मेन तो फेमस यही रुको रुको बॉडीज रुको, है। हाँ। तो सर ये बॉडीज होती है, ये चेक करती है आपकी क्वालिफिकेशन, आपके वर्क डॉक्यूमेंटेशन, आपकी आईडीज, आपका इंग्लिश इंग्लिश का स्कोर, ये बॉडीज चेक करती है, ये वेरीफाई करती है ओके। कि आपकी प्रोफाइल पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव, आपकी प्रोफाइल, तभी आप सर पीआर के लिए अप्लाई ऑल होते, राइट। एलिजिबल होते हो। अगर ये बॉडीज नेगेटिव कर देती है आपकी प्रोफाइल, तो सर आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर की जर्नी वहीं अपन को रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आगे डिपेंड ही सारा इन बॉडीज पे ही करता है, असेसमेंट बॉडीज के ऊपर ही। राइट। राइट। ठीक है। उसके बाद ही आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर राइट। सर एक बात और है यहाँ पे, अगर आपका नेगेटिव आता है रिजल्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस नहीं लगा सकते। राइट। कोई ना कोई रीजन की वजह से वो लोग नेगेटिव करते हैं, मे बी कहीं वेरिफिकेशन नहीं कर हो पाई हो आपकी वर्क प्लेस असेसमेंट, वर्क प्लेस पे आपकी या तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, राइट। या कोई डॉक्यूमेंटेशन उनको क्लेरिफाई नहीं किया गया हो, तो सर वो आप वापस से रीअप्लाई भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप वापस रीअप्लाई कर सकते हो असेसमेंट के लिए। आप जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है वो रेक्टिफाई करके, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, पॉजिटिव रिजल्ट लेके, फिर आप पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो सर ऐसा नहीं है कि एक बार रिजल्ट आ गया उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल राइट। यस। So, all right, Himanshu, in our Skyline podcast, we always play a game which is a little fun. We call it rapid fire round. So, are you ready for it? सर Okay. रेडी है सर। Okay. Great. So, PR or work visa, which one is easier? सर वर्क वीजा। Okay. Your choice, Canada or Australia? सर ऑस्ट्रेलिया एनी डे, यू नो Okay. कनाडा। Yes. Study route or direct permanent residency? सर इफ यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी, गो फॉर स्टडी फर्स्ट, बट इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन वर्क, गो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। All right. Self-employed or sponsored visa? सेल्फ एम्प्लॉयड। Okay. Permanent residency or citizenship? सर सिटीजनशिप। All right. Europe, North America, which country? सर नॉर्थ अमेरिका। Okay. Immigrate solo or take a family? टेक अ फैमिली। Canada Express entry or Australia PR point system? ऑस्ट्रेलिया पीआर पॉइंट सिस्टम। Visa rejection appeal or reapply fresh? रीअप्लाई फ्रेश। Live in a big immigrant community or blend with locals? ब्लेंड विद लोकल्स। Great. That was super fantastic, Himanshu. Thanks. नाइस, थैंक यू सर। So, Himanshu, please guide us. Which are the courses जिसको अपन करें तो अपने को परमानेंट रेजिडेंसी थोड़ी इजी हो सकती है करंट सिनेरियो को कंसिडर करते हुए? सर अगर अपन कोर्सेज की बात करें फॉर ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी, हेल्थ केयर में आप कोर्सेज कर सकते हो, लाइक नर्सिंग कोर्स हो गया अपना, राइट। एज केयर का कोर्स हो गया। राइट। ठीक है। एंड अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स हो गया। राइट।
ठीक है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में आप अगर अपन बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, राइट। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेटेड में आप कंप्यूटर साइंस आ गया, आपका एआई रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, डेटा साइंस। डेटा साइंस हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया। राइट। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिजनेस का कोर्स, बच्चा अगर बिजनेस प्रीफर, क्योंकि सर बिजनेस यहाँ से और वहाँ अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो कोई डजन मेक एनी सेंस, यस। इतना पैसा भी लगा रहे हो, इससे बढ़िया सर इंडिया में पढ़ लो आप। राइट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और बाकी अदर कंट्रीज में जा रहे हो बिजनेस कोर्सेज पे, तो सर स्पेशलाइज कोर्स करो ना, राइट। लाइक मार्केटिंग, राइट। सप्लाई चेन, राइट। ह्यूमन रिसोर्स, ऑन्टरप्रनोर, राइट। ऑन्टरप्रनोरशिप के भी कोर्सेज होते हैं आजकल, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन भी लॉजिस्टिक काफी सप्लाई डिमांड में चेन है। के कोर्सेज हो गए अपने पास। राइट। ठीक है, तो सर दे आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो पीआर की तरफ आपको लीड करते हैं। बट सर स्टूडेंट्स को और एजेंट को ये नहीं पता होता सर, एजेंट एक ही रीत फॉलो करता है कि हाँ भाई बिजनेस मैनेजर का कोर्स कर ले, बी 12th पास करी तो बीबीए कर ले, और बीबीए कर रखा है तो सर एमबीए कर ले, डेट्स इट। राइट। बट सर इसमें आपको आगे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलना, क्योंकि सर ये मिक्स ऑफ ऑल ऑल स्टडीज है, मिक्स ऑफ ऑल कोर्सेज आप बोल सकते हो। अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज करोगे दैट विल हेल्प यू टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल एट द ट्रू। सेम टाइम। बाकी स्टेम का तो आपको पता है सर, स्टेम में आप कोई सा भी कोर्स लो उसमें पीआर है ही है। राइट। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आप स्किल्ड जो कोर्सेज होते हैं, राइट। ट्रेड वाले जो ट्रेड कोर्सेज होते कोर्सेस। हैं, यस। इसमें और भी फास्ट पीआर है, और बहुत कम पॉइंट्स पे, 65 पॉइंट्स पे पीआर आ जाती है। ओके। कारपेंट्री कर लो, प्लम्बिंग कर लो, पेंटिंग कर लो, वेल्डर वेल्डर का कोर्स कर लो। राइट। ठीक है, एयर कंडीशनर मैकेनिक का कोर्स होता है वो कर लो, राइट। मोटर मैकेनिक का कोर्स कर लो। ठीक है, लाइट मोटर मैकेनिक होते हैं उसका कोर्स कर लो। सर इनमें इंस्टेंट पीआर 65 पॉइंट्स पे। शेफ, कुक, रेस्टोरेंट मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो आप। राइट। सर इनमें सर इंस्टेंट पीआर है 65-70 पॉइंट्स पे। बच्चों को लगता है ये कि ये लो ग्रेड कोर्सेज है, बट सर अगर आप ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हो, सर सबसे ज़्यादा पैसा है इन्हीं फील्ड में। राइट। आज एक प्लम्बर वहाँ के आईटी के बंदे से ज़्यादा पैसा कमाता है, आज एक कारपेंटर वहाँ के इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाता है, जो कि सच है। ब्लू कॉलर जॉब से ज़्यादा पैसा, सॉरी वाइट कॉलर जॉब से ज़्यादा पैसा सर ब्लू कॉलर जॉब्स में। ओके। बट सर वो बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता, जब वो लोग वहाँ चाहते हैं, जब वो देखते हैं एनवायरनमेंट, तब वो रिलेट कर पाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम यहाँ से गाइड ही कर सकते हैं उनको, राइट। बट उनको जब वहाँ एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस जब वो पीआर की लड़ाई के लिए भागते हैं, पीआर के कंपटीशन में जाते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है कि यार ये कोर्स कर लेना चाहिए था मेरे को। तो सर देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच लीड्स टू पीआर। तो ये अगेन इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल प्रोफाइल एज वेल, कि बच्चे ने राइट। क्या कर रखा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है। उस हिसाब से हम गाइड करते हैं कि हाँ भाई कौन सा कोर्स उसके लिए बेस्ट है, एंड विच विल हेल्प हिम और हर फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन फ्यूचर। अभी रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं अपन। बताए सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं हमेशा, सर मैं स्टडी वीज़ा के रूट से जाऊँ या परमानेंट रेजिडेंसी के रूट से जाऊँ, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर इट्स द टेक इज वेरी क्लियर, आई कैन से दैट, क्योंकि सर पीआर सबके लिए नहीं है। आप राइट। समझो बात को। सर स्टडी, जो बच्चा स्टडी के लिए एलिजिबल हो रहा है सर, वो स्टडी कर सकता है। सर पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको डिग्री चाहिए, प्लस आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपके फील्ड में, हाईली रेलिवेंट। ठीक है, तो सर जो बच्चा ऑलरेडी बैचलर्स मास्टर्स कर रखा है और उसके बाद अगर उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर वो पीआर के लिए ही जाए। ठीक है, बट जो बच्चा 12th पास कर रखा है सर, उसके लिए पीआर तो बनती ही नहीं है। राइट। उसकी प्रोफाइल कहाँ कहाँ बनी, वो बच्चा तो बिल्कुल फ्रेश है। तो सर वो स्टडी के लिए जाए। हाँ, बैचलर्स करने के बाद बच्चे ने अगर 4-5 साल का एक्सपोजर ले रखा है अपने ही फील्ड में, हाईली रेलिवेंट, और उसके फील्ड में पीआर है, तो सर डेफिनेटली पीआर पे जाओ। डजंट राइट। मेक एनी सेंस कि आप 30-40-50 लाख रुपए खर्च करो, इससे बढ़िया पीआर लेके जाओ, और वही एजुकेशन आप 10% पे करो। बेसिकली जहाँ आपकी फीस 50 लाख है, पीआर होने के बाद आपकी फीस 10 से 15 लाख रुपए है। नाइस। इतना फर्क है। प्लस आपकी जॉब सिक्योरिटी, प्लस आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स, प्लस आप अपनी पूरी फैमिली को ले जा सकते हो। तो सर दे आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बट जो बच्चा फ्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स भी कर रखी है बट एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं वो है। पीआर के लिए बोल रहा है, तो भी सर उसको मास्टर्स पे जाना चाहिए, राइट। क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए पीआर के लिए, बिल्कुल। राइट। तो इससे बढ़िया वो मास्टर्स पे जाए, वहां पे अपना पीएसडब्ल्यू पे वर्क एक्सपीरियंस गेन करे 1-2 साल का, और फिर अपनी वो पीआर लगाए। तो राइट। सर पीआर सबके लिए नहीं होती, पीआर उन बंदों के लिए होती है जो हाईली एजुकेटेड,
हाईली स्किल्ड, ठीक है, और उनकी इंग्लिश वगैरह भी अच्छी हो, उनके लिए पीआर होती है। तो सर ये राइट बड़ा क्लियर सा सवाल है, एजुकेशन और पीआर। जो बच्चा एजुकेशन के लिए एलिजिबल है सर, उसको एजुकेशन पे जाना चाहिए, उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर एजेंट्स के पास जाके फालतू की, मतलब कि क्योंकि मिसगाइडेंस बहुत मिलती है, राइट। कंफ्यूजन, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो सर यहाँ पे चीज क्लियर क्लियर टेक है यहाँ पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में 3-4 साल का, गो फॉर विथ पीआर। ओके। बट आपको अगर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, गो फॉर स्टडी वीजा। राइट राइट। सो तरुण जी, दिस इज माय टाइम नाउ। इतना टाइम हो गया, 1 घंटे से आप मेरे से क्वेश्चंस करे जा रहे हो। तो सर हम भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट 16-17 साल से, इतने स्टूडेंट्स को आपने बाहर भेजा है, ठीक है, हर तरह का बच्चा आपने देखा है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप क्या बताना चाहते हो, ठीक है, ताकि इससे हमें भी थोड़ी हेल्प मिले अपनी सर्विसेज को अच्छा अच्छा करने के अंदर, राइट। ठीक है, और बच्चों को और अच्छे से गाइड करने के अंदर, ठीक है। सो सर मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट आर दी लाइक टॉप 5 कंट्रीज जो आप सजेस्ट करते हो स्टूडेंट्स को, और क्यों? मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, राइट, बिकॉज हम इंग्लिश बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सबसे पहले ट्राई करो उन कंट्रीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, आयरलैंड, यूएसए। सो दीज आर द टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन, बिकॉज लैंग्वेज एक बैरियर होता है, राइट। अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश, बट द कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश, ठीक है, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। बट सिंस यू मेंशन, जैसे इमिग्रेशन की भी अपन बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आनी चाहिए। वो एंट्री रिक्वायरमेंट तो नहीं है एडमिशन होने के लिए, बट वो लैंग्वेज आपको आती है तो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा वाइल डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स या फिर फुल टाइम जॉब्स। Right. And sir, how these countries like are different compare for like for the student life, education quality और affordability के हिसाब से सर ये countries different क्यों है? एजुकेशन वाइज आई वुड से ऑल द गुड इंस्टीट्यूट्स आर एट पार, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा है या यूके का ही अच्छा है या कनाडा का ही अच्छा है, राइट। ये एट पार है, बट एक फैक्टर डिफाइन करता है जो स्टूडेंट पूछते हैं यूजली कि भाई मेरे लिए कौन सी अच्छी कंट्री है। सो केस टू केस डिपेंड करता है। आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, आप बजट के बारे में देखना है, आपको हर कंट्री का अलग अलग बजट है, राइट, यूके का अलग है। अब वहीं ड्यूरेशन देखनी है कोर्स की, यूजली यूके में 1 साल के मास्टर्स होते हैं। अगर किसी का बजट ये है कि भाई मैं 15-16 लाख रुपए ही लगा सकता हूँ, राइट, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी 15-16 लाख में यूनिवर्सिटी मिलती है, लेकिन इंटू टू हो जाएगा, बिकॉज आपको अगर मास्टर्स करना है तो आपको 2 साल का ही करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स नहीं मिलते हैं अगर आप 2 साल से कोई कम ड्यूरेशन पे करोगे तो। Right. एक ये फैक्टर है। दूसरा, यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज देखें तो MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आपको वेवर्स मिल जाते हैं अगर आपके 10th-12th में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, विच इज़ मोर देन 70%, तो आप आइल्स एग्जाम दिए बिना भी आप यूके जा पाते हो। बट इंटेंशन ये नहीं है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आइल्स एग्जाम देना है। आज नहीं दोगे तो कल जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे या तब वर्क वीजा अप्लाई करोगे तो आइल्स जनरल ट्रेनिंग वर्जन आपको देना ही पड़ेगा। right. And sir, what are the visa requirement for international students in these countries? Like, it's easy or there's too many documents required? ठीक है, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ती या बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है? सो कैन यू एक्सप्लेन लाइक द बेसिक वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर द एज अ स्टूडेंट, या राइट। फॉर द स्टूडेंट? सो किसी भी कंट्री का अगर अपन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उठा के देखें, देयर इंटेंशंस आर वेरी वेरी क्लियर। उनको चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स। तो सबसे मेन चीज़ है आप जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए। हर कंट्री का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको एटलीस्ट 1 साल का ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस की फंडिंग दिखानी चाहिए। आप एजुकेशन लोन दिखा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट दिखा सकते हो, सेविंग अकाउंट दिखा सकते हो, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी दिखा सकते हो। हर कंट्री के रूल्स अलग हैं। कई जगह बोलेंगे मेरे को 6 महीने पुराना फंड चाहिए, कई जगह बोलेंगे 28 days ओल्ड फंड चाहिए अगर यूके की बात करी जाए। सही बात है सर। सो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स इजी, इट्स ईजी, सॉर्टेड। बट आपका केस जेन्युइन होना चाहिए। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी जेन्युइन, सो दैट्स द की टू गेट अ वीजा। ओके। And sir, what are the best way to apply in the university in these countries? Okay, so we have got like dedicated experts for different countries. So you can see the captions and our contact details are also given below, right? So you can connect with us for free profile evaluation. So our experts will guide you which country is good for you, what are the requirements, which exams you need to take. And can you tell me about scholarships? Like Right. how
like what type of students get scholarship like in these countries, or are there any scholarships available, or it's just people do give provide ads just for the advertisement, and Right, it is true right. that student get a scholarship for these यस, countries? यस। सो पहले दो चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं कि मैं आपको गारंटीड स्कॉलरशिप दिलाऊंगा 10% की, 20% की। सो टू बी वेरी क्लियर, दैट इज़ नॉट अ स्कॉलरशिप, दैट इज़ बर्सरी। सो गवर्नमेंट एक फंड देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि ये फंड आप स्कॉलरशिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट, सो बर्सरी अगर एक बच्चे को मिली तो दूसरे को भी मिलेगी। ओरिजिन होता है कंट्री ओरिजिन से। मक्वेरी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, सारे स्टूडेंट्स को अगर वो एलिजिबल है ऑफर लेने के, तो 10,000 पर ईयर की बर्सरी देगा ही देगा। एक और चीज होती है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स के सीट्स लिमिटेड होते हैं, एक होगा, दो होगा या तीन होगा। सो दैट इज 100% स्कॉलरशिप। वो ओके, सबको नहीं मिलती है, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। वो 100 में से एक दो बच्चों को एक ही। या दो बच्चों को मिलेगी, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ओरिजिन के लोगों को दी जाती है। वो सारे एप्लीकेंट्स में से बेस्ट एप्लीकेंट चूज करेंगे, उसको फिर स्कॉलरशिप दी जाएगी। और थर्ड ओके, इज योर गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप, जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी फंड करती है ओवरसीज स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए बाहर से। हाँ सर, अभी पीछे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया था यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यस, को फॉर यस। फुल्ली फंडेड फुल्ली स्कॉलरशिप जो फंडेड होती है। स्कॉलरशिप इज आल्सो अवेलेबल। राइट, बिकॉज सर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन bursary एंड स्कॉलरशिप, और यहीं पे एजेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स राइट, को कि हाँ भाई आपको स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं आपके एकेडमिक्स की वजह से, बट वो ऐसा नहीं होता। वो ऑलरेडी फंडेड होती है राइट। फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट्स गवर्नमेंट ट्रू, राइट? दैट्स ट्रू। और उस बेसिस के ऊपर वो उसको स्कॉलरशिप बोल के दे सेल इन द प्रोडक्ट इन द राइट, मार्केट। राइट, राइट, सो सर ये एक बड़ा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ आज। राइट। नहीं तो अदरवाइज सर मैं कहीं भी देखता था स्कॉलरशिप मिल रही है 10%, 20%, 25%, गारंटीड स्कॉलरशिप, गारंटेड गारंटीड स्कॉलरशिप वीजा। या गारंटेड स्कॉलरशिप एंड गारंटेड वीजा, एंड एक जगह मैं देख रहा हूँ कि 100% स्कॉलरशिप। तो राइट। वहीं पे सर स्टूडेंट सवाल पूछते सर मेरे को क्यों नहीं मिल सकती, मेरे भी 85 प्लस परसेंटेज है, 90% है सर, वाई डोंट आई गेट दिस सेम स्कॉलरशिप? राइट, एंड वो हो नहीं पाता, और उसके पीछे रीजन ये है जो आप बता रहे हो बिल्कुल। कि। और बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं, मेरे पास आते भी है, सर 100% वीजा की गारंटी है क्या? सो बी वेरी वेरी क्लियर, अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि 100% वीजा आएगा, आई एम सेइंग दे आर फेक। राइट, जैसा आपने डिस्कस किया था, वीजा देना ना देना डिपेंड करता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज के ऊपर। राइट, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग कोई एजेंट है, तो आई डोंट थिंक मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यूएस का वीजा रिफ्यूज होता जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। राइट, राइट, सो आई डोंट ट्रू, थिंक उनसे पावरफुल हैं हम लोग। सही बात है सर। और सर वीज़ा देना डेफिनेटली अपने हाथ में है भी नहीं, और अगर सर कोई भी एजेंट 100% गारंटी दे तो सर फिर उसको इस काम में होने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर वो सर वो इमिग्रेशन में हो। राइट, राइट। यस, एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि आपके हिसाब से बेस्ट कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? ठीक है, उसके बाद वी टॉक अबाउट लाइक लेट्स इफ यू टॉक अबाउट द जॉब, लाइक विच कंट्री डू यू प्रीफर द मोस्ट, योर पर्सनल चॉइस, राइट। nothing to do with any student or any other perspective, any other person। आपके हिसाब से बेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें आप प्रीफर करते हो, अगर बच्चे के एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छे हैं और वो आपकी पसंदीदा कंट्री के हिसाब से एलिजिबल कर रहा है, तो आप कौन सी कंट्री में बच्चे को गाइड करते हो? अगर फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं है, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी ऑस्ट्रेलिया। राइट, बिकॉज दे आर एंडलेस माइग्रेशन पॉसिबिलिटीज। राइट, सो आजकल वो टाइम है नहीं कि आप सिर्फ बाहर से डिग्री ले आओ और सब कुछ अच्छा है। हर दूसरा आदमी आज बाहर जा रहा है। सो राइट, मेन जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स, आपने कैसे उसको यूज़ किया, और फिर उसको आपने कैसे कन्वर्ट किया परमानेंट रेजिडेंसी में। तो असली रेट जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप पूछते हो मेरे से, तो वो होता है वाइल वर्किंग, आप स्किल सीखते हो। सो आजकल राइट। स्किल्स की वैल्यू है, डिग्री की, नेम की या यूनिवर्सिटी नेम की वैल्यू नहीं होगी। और सर आप कौन से कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, और डेफिनेटली 100% श्योर है कि अगर 10 बच्चे आ रहे हैं सर, 2 या 3 बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस होती है, उनको पता होता है क्या करना है,
बट सर 6-7 बच्चों को अपन को ही गाइड करना पड़ता है, आपको ही गाइड करना पड़ता है। राइट तो सर आप क्या कैसे गाइड करते हो उनको, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या कौन से, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी कंट्री में जाना है। राइट उनको राइट सिर्फ ये होता है सर हमें बाहर जाना है, आप कोई भी अच्छी कंट्री बताओ, अच्छा कोर्स बताओ, वो पूरी एक एजेंट की सुनते हैं पूरी बात, राइट राइट। राइट आपके साथ भी सर ऐसा होता है, आप काफी बार डिस्कस करते हो। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप ऐसे टाइम पे बच्चों को कौन सा कोर्स सजेस्ट करते हो, और कौन सी कंट्री आप सजेस्ट करते हो, अगर उसके फाइनेंसिस भी इतने ज्यादा अच्छे ना हो, ठीक है, बट वो बंदे को बाहर जाना है, बट कोर्सेज के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। राइट। सो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम आउटकम ड्रिवन चीज़ें नहीं सोचते। पहले बीटेक कर लिया, फिर देखेंगे क्या बनेंगे। मेरा कैलकुलेशन उल्टा रहता है। फर्स्ट मैं ये डिसाइड करता हूँ कि बनना क्या है, देन वी डिसाइड क्या कोर्स है, क्या वो रेलेवेंट बैकग्राउंड आपका है, आपको वो कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने किसी को भी ये गाइड नहीं किया कि तू ये कोर्स कर ले और भविष्य बन जाएगा। तो मैं एस्ट्रोलर बन जाता अगर ऐसा काम होता तो। सही बात है। राइट। सो प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, ये वो क्या किस चाहता है अपनी बैकग्राउंड से लाइफ से। है और एग्जैक्टली किस तरह का वर्क है। अब आप मेरे को बोलोगे सिविल इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा है, आप तरुण जाओ और सिविल इंजीनियरिंग कर लो, राइट। मैं कर भी लूंगा, नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फील्ड जॉब नहीं कर सकता, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे को राइट। धूप में काम नहीं करना, ठीक है। मैंने कोर्स भी कर लिया किसी के कहने से, अच्छे नंबर भी ले आया, या तो 6 महीने बाद एम्प्लॉयर मुझे निकाल देगा, क्योंकि मेरे को तो धूप में जाना नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग का काम ही ऐसा है, आपको जाना पड़ेगा। सही बात है। सो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच होनी चाहिए चीज़ें, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट प्रोफाइल एंड यस व्हाट ही वांट्स यस इन हिज लाइफ, यस लाइक यस, व्हाट ही वांट्स टू इन फ्यूचर। दैट्स ट्रू। उसके हिसाब से आप स्टूडेंट को गाइड करते हो कि उसको कौन यस सा कोर्स करना यस चाहिए। यस। तो एक कोई प्री डिसाइडेड कंट्री हम कभी भी नहीं रखते, हम हमेशा कंट्री कंपैरिजन पहले करके दिखाते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। क्या एग्जाम्स हैं उन कंट्री में जो आपको देने पड़ेंगे, क्या बजट है, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स कितने हैं, आप वापस पढ़ाई करके अपना बिजनेस देखने इंडिया आना चाहते हो, या फिर आप वहीं सेटल होना चाहते हो। तो इतने सारे फैक्टर्स के बाद हम कंट्री डिसाइड करते हैं, फिर करियर एंड देन द कोर्स। नाइस। तरुण जी, मेरे पूरे सवालों का जवाब आपने दे दिया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। अब लास्ट रैपिंग अप कैसे करा दूं, रैप अप कर दूं। ग्रेट। चलें हिमांशु जी, रेडी? थैंक यू हिमांशु फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, और आपने अपना टाइम निकाला, इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया इमिग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों पे। वी आर रियली ग्लैड दैट यू केम हियर एंड यू स्पेयर टाइम फॉर अस। थैंक यू तरुण जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वंडरफुल शो। एंड काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी आज अपन ने, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई मेरे एंड से, काफ़ी चीज़ें का लाइक कन्फ्यूज़न था जो आज आपने इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा क्लियर किया मेरे को, और इट विल हेल्प मी टू लाइक गाइड स्टूडेंट्स इन अ प्रॉपर वे नाउ, राइट। काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई मेरी लाइक मेरे नॉलेज के अंदर भी। तो सर काफ़ी अच्छा लगा मिलके, बात करके, और ऐसे डिस्कशन सर होने भी चाहिए। इससे क्या होता है राइट कि थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉम होता है, और इससे क्या होता है अपन राइट डिसीजन ले पाते हैं फॉर राइट स्टूडेंट्स। राइट राइट। Stay tuned to Skyline Scholars for more interesting podcasts.